इंडिया में नेतन्याहू के टारगेट पर इस वक्त गाजा से बड़ा एक और दुश्मन है। इजराइल में इसे गाजा एक्सटेंशन कहा जा रहा है और यहां अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए इजरायली सेना ने ऑपरेशन एनाकोंडा लॉन्च कर दिया है। नेतन्याहू को डर है कि अगर गाजा एक्सटेंशन से नहीं निपटा गया तो इजराइल की हार तय है। ये तस्वीरें देखिए, ये वेस्ट बैंक से आई ताजा तस्वीरें और वीडियोस हैं। यहां जो कोहराम मचा है गाजा से कम नहीं। वेस्ट बैंक की ये तस्वीरें कम पड़ गई हैं, तो ये वीडियो देखिए। वेस्ट बैंक के अंदर इजराइल की सेना और फिलिस्तीनी गुटों के बीच जंग चल रही है। ये है वेस्ट बैंक का तुलकरम इलाका और एक गली में फिलिस्तीनी लड़ाकों और इजरायली सेना के बीच गोलीबारी चल रही है। तभी एक बम फटता है। इजराइल ने वेस्ट बैंक में शुरू कर दिया है ऑपरेशन एनाकोंडा। वेस्ट बैंक में इजराइल के खिलाफ शुरू हो चुका है बड़ा युद्ध। इस युद्ध में 6 फलस्तीनी सैनिक मारे गए हैं, जबकि गोलीबारी में एक महिला मेडिकल कर्मी उसकी भी मौत हुई है। इजराइल के ऑपरेशन एनाकोंडा में इस वक्त पूरा वेस्ट बैंक जकड़ा जा चुका है। इजरायली सेना की गाड़ियां इस वक्त पूरे वेस्ट बैंक में घूम रही हैं। उत्तरी वेस्ट बैंक में तुलकरम कैंप के आसपास सबसे ज्यादा हिंसा हुई है। यहां फिलिस्तीनी संगठन हमास और फतह से जुड़े 4 लोग मारे गए हैं। तुलकरम इस वक्त वेस्ट बैंक का रफा जैसा वॉर जोन बन चुका है। जिस तरह के इजरायली हमले गाजा के रफा कैंप के आसपास हो रहे हैं, कभी 80 तो कभी 100 से भी ज्यादा लोगों की जान जा रही है। ठीक वैसा ही ऑपरेशन अब इजराइल ने वेस्ट बैंक के तुलकरम इलाके में चला दिया है और इसका नाम है ऑपरेशन एनाकोंडा। गोलियों की बौछार, बारूदी सुरंगों के धमाके और गलियों में गोलीबारी की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है। इजराइल का दावा है कि तुलकरम में हमास के प्रमुख अशरफ नफा को ऑपरेशन एनाकोंडा में मार दिया गया है। इजराइल का कहना है कि अशरफ नफा वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों पर हमलों की साजिश रच रहा था। इस ऑपरेशन में इजरायली सेना को क्या नुकसान उठाना पड़ा वो भी देखिए। ये पहली तस्वीर है। ये दूसरी तस्वीर और ये है तीसरी तस्वीर। तस्वीरों में इजरायली सेना की बख्तरबंद गाड़ियों को टारगेट किया गया, उन्हें जला दिया गया। लेकिन इस कोहराम के बीच वेस्ट बैंक पर गाजा जैसी आफत टूट पड़ी है। सवाल उठ रहा है कि क्या इजराइल अब वेस्ट बैंक को दूसरा गाजा बनाना चाहता है? वेस्ट बैंक फिलिस्तीन का वो हिस्सा है जो गाजा से करीब 20 गुना बड़ा है और यहाँ करीब 30 लाख लोग रहते हैं जो फिलिस्तीनी हैं। यहीं से इजराइल को अब 7 अक्टूबर जैसे हमले का खतरा सता रहा है। गाजा के बाद अब इजराइल की सेना वेस्ट बैंक को टारगेट कर रही है। गाजा में 39,000 लोगों की मौत के बाद वेस्ट बैंक में बहुत गुस्सा है। ये भी फिलिस्तीन का हिस्सा है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक वेस्ट बैंक में 589 फलस्तीनी लोग मार दिए गए। यही इजराइल का ऑपरेशन एनाकोंडा है, जिसमें 142 बच्चों की भी जान गई। ये वाकई बहुत ज्यादा डराने वाले आंकड़े हैं। ये ऑपरेशन गाजा में बमबारी के साथ साथ जारी है, लेकिन गाजा की चीखों के बीच ये आंकड़े कहीं छुप जाते हैं। लिमन नतकल्लम वलिमन नहकी اللسان عجز عن الكلام أطفال تصرخ شيوخ تصرخ نساء تصرخ هل هناك من يلبي النداء؟ هل هناك من مستجيب؟ لا أحد. العالم صامت والعرب صامتين وكل العالم ضد الشعب الفلسطيني. يحاولون أن ينهوا القضية الفلسطينية، لكن نقول لهم والله مهما دمرتم ومهما قتلتم نحن صامدين على هذه الأرض. الأرض أرضنا، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. ये पूरी दुनिया जानती है कि वेस्ट बैंक कहने को तो फलस्तीन में है,
लेकिन उसके बड़े हिस्से पर इजरायली सेना का कब्जा है। इजराइल धीरे धीरे अपने लोगों को वेस्ट बैंक में बसा रहा है ताकि वो फलस्तीनियों को कंट्रोल कर सके और उनके इलाके वेस्ट बैंक और इजराइल के बीच बफर जोन के रूप में भी काम करे। फिलिस्तीन इस वक्त दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है गाजा, जहां इजराइल का युद्ध चल रहा है, लगातार बमबारी हो रही है, और एक इलाका पूर्व में है जिसे वेस्ट बैंक कहा जाता है। यहीं पर फिलिस्तीन के बड़े शहर जैसे हेब्रोन, रमल्लाह, जेनीन और जेरिको जैसे शहर हैं। इन शहरों पर कहने को फिलिस्तीन की सरकार की हुकूमत है, लेकिन असलियत यह है कि इजराइल इस पूरे इलाके को कंट्रोल करता है। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इस अस्पताल के बाहर एक के बाद एक एम्बुलेंस फ्लैश लाइट जलाकर पहुंचती है। पहली का दरवाजा खुलता है तो एक लाश निकलती है। इसके बाद दूसरी एम्बुलेंस, उसका दरवाजा खुलता है तो 2 लाश निकाली जाती हैं। अस्पताल में तीसरी एम्बुलेंस आती है तो जैसे हाहाकार मच जाता है। ये एम्बुलेंस एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3-3 लाशें लेकर अस्पताल पहुंचती है। इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले के बाद से वेस्ट बैंक में भी गाजा जैसी आग लगी हुई है। वेस्ट बैंक की गलियों में इस वक्त युद्ध के हालात हैं। هذا الدمار اللي بكون فيه هذا الاحتلال وهي حكومة الاحتلال منذ سنة 1948 وهم يمارسون هذه الجريمة اتجاه الشعب الفلسطيني، اتجاه الأرض الفلسطينية، اتجاه الممتلكات الفلسطينية، اتجاه كل شيء على هذه الأرض حتى تصبح هذه الأرض عزلاء كالصحراء. لكن أصحابها منذ 48 عاما 76 عاما وهم يقاتلون وهم يدافعون عن هذه الأرض. ये वेस्ट बैंक के जेनिन का इलाका है। यहाँ आए दिन इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन होता है। वेस्ट बैंक के तुलकरम का अस्पताल देखिए। यहाँ इजराइल की आर्मी ने अस्पताल के एंट्री गेट पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। कुछ ही पल में यहाँ जैसे हाहाकार मचने लगा, अफरा तफरी मच गई। गाजा में इजराइल के विमान तबाही मचा रहे हैं। हजारों टन बम गिराए जा चुके हैं। इजरायली हमले के बाद गाजा खंडहर में तब्दील हो चुका है, तो दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में ऑपरेशन एनाकोंडा जारी है। आज पूरी दुनिया में इस युद्ध की चर्चा हो रही है। युद्ध को लेकर दुनिया 2 धड़ों में बट गई है। एक धड़ा वो है जो इजराइल की इस कार्रवाई को सही ठहरा रहा है, तो दूसरा वो है जो इसे फिलिस्तीनियों पर जुल्म बता रहा है। गाजा के साथ ही इजराइल वेस्ट बैंक पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। वेस्ट बैंक में इजराइल के ड्रोन से मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। هنا تدمير البنية التحتية، تفرجي يعني شوارع، محلات، دور، بحاولوا تدمير البنية التحتية في المخيمات على أساس إنهم يهجروا الناس من المخيمات، يعملوا هجرة زي هجرة 48 أو 67. لكن والله لا، والله لنظل صامدين على هذه الأرض، والله لنظل صامدين نحقق إن شاء الله تحرير أرضنا وتحرير وطننا بإذن الله سبحانه وتعالى. ये बात जाहिर है कि गाजा के बाद इजराइल के निशाने पर अब वेस्ट बैंक है, क्योंकि गाजा में हमास से निपटने के साथ साथ इजराइल अब वेस्ट बैंक पर पूरी तरह से कंट्रोल चाहता है। लेकिन वक्त के साथ इस युद्ध में और खून बहने वाला है। तस्वीरें यही साबित करती हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की इस वक्त बुरी तरह से फंस गए हैं। एक तरफ बाइडेन उन्हें अभी तक जंग में जीत नहीं दिला पाए हैं, तो दूसरी तरफ पुतिन लगातार हमले तेज करते जा रहे हैं। और ऐसे हालात में यूक्रेनी सेना ने अमेरिका के सबसे घातक हथियारों को अंधाधुंध इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने रूस के ऐसे रॉकेट्स को तबाह कर डाला जो पिछले 800 दिन से यूक्रेनी सैनिकों के फेफड़े फाड़ रहे थे।
डोनेस्क में खूनी जंग, रूस वर्सेस अमेरिका। रूस यूक्रेन जंग को 880 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। अभी तक की जंग में रूस ने यूक्रेन के लगभग 21% इलाके पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर पिछले 24 घंटे में कई हवाई हमले हुए हैं। लेकिन सबसे खूंखार और खूनी जंग इस वक्त यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में हो रही है, जहां पर सबसे ज्यादा यूक्रेन और रूसी सैनिक मारे जा रहे हैं। वॉर जोन से आई रिपोर्ट के मुताबिक डोनेस्क को जीतने के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने अपने कमांडरों को साफ आदेश दिए हैं कि किसी भी कीमत पर डोनेस्क को 3 हफ्तों में जीतो। इधर वॉशिंगटन में हुई नेटो की मीटिंग के बाद से डोनेस्क में यूक्रेनी सेना भयंकर तरीके से रूस के TOS-1 रॉकेट को तबाह और बर्बाद कर रही है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अगले 21 दिन का पूरा वॉर प्लान किस तरह से रूस और यूक्रेन ने तैयार किया है। फिलहाल रूस के फेफड़ा रॉकेट TOS-1A को भारी नुकसान हुआ है। फेफड़ा फाड़ रॉकेट को हिमार्स ने फाड़ डाला। खबर के मुताबिक यूक्रेन के डोनेस्क में यूक्रेनी सेना ने हिमार्स रॉकेट से भयंकर हमले किए हैं। यूक्रेनी सेना का दावा है कि रूस का TOS-1A रॉकेट सिस्टम डोनेस्क में यूक्रेनी मोर्चों पर कहर बरपा रहा है, जिसे हिमार्स रॉकेट ने तबाह कर डाला है। दावा किया जा रहा है कि 15 सेकंड में 30 रॉकेट फायर करने वाला TOS-1A रॉकेट सिस्टम हिमार्स के हमलों से खुद को बचा नहीं पाया, जो रूस के खिलाफ यूक्रेनी सेना की एक बड़ी जीत मानी जा रही है। अभी आपने जो एनिमेशन देखा है उसका रियल वीडियो भी देखिए, जो महज 13 सेकंड का है। इस वीडियो में एक रूसी TOS-1A रॉकेट सिस्टम खुफिया ठिकाने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही TOS-1A रॉकेट सिस्टम अपने ठिकाने पर पहुंचता है, तभी हिमार्स रॉकेट जोरदार धमाके के साथ उसे तबाह कर डालता है। За Россию, за наши доблестные вооруженные силы, за победу! Ура! यही वजह है कि बार बार पुतिन नेटो और अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं कि रूस के खिलाफ अगर और ज्यादा घातक हथियार यूक्रेन को दिए जाएंगे तो फिर रूस हर हाल में अमेरिका और नेटो को तबाह और बर्बाद कर डालेगा। हम आपको यह भी बता देते हैं कि रूस पर यूक्रेन ने इतना बड़ा हमला क्यों किया है। पिछले 48 घंटे में रूसी सेना ने यूक्रेन में बेहद घातक हमले किए हैं। इस एनिमेशन में देखिए रूस ने कहां-कहां हमले किए हैं। रूस ने पिछले 48 घंटे में यूक्रेन पर ट्रिपल अटैक किए हैं। रूस के तिहरे हमले में फाइटर जेट, ड्रोन और घातक मिसाइलें शामिल हुई। रूस ने क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन से सबसे ज्यादा हमले किए हैं। रूसी दावों के मुताबिक यूक्रेन की राजधानी कीव पर काफी बड़ा हमला किया गया है, जिसमें कई लोग मारे गए हैं। इसके अलावा यूक्रेन के निप्रोपेट्रोव्स्क, जापोरिजिया, पोल्टावा, खार्किव और विन्नित्सिया पर बड़े हमले हुए हैं। यूक्रेन के इन इलाकों में मौजूद पावर स्टेशन, हथियारों की फैक्ट्री, मॉल और सुपरमार्केट्स को निशाना बनाया गया है। लगभग 900 दिन की जंग में रूस और यूक्रेन के लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ना तो यूक्रेन को रूस पूरी तरह से मार पा रहा है और ना ही नेटो यूक्रेन को रूस से जंग जिता पा रहा है। इन्हीं हालातों की वजह से अब युद्ध ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां विनाश की सारी हदें पार की जा रही हैं। रूस ने पिछले 48 घंटे में यूक्रेन के 9 ओब्लास्ट यानी 9 प्रांतों पर अलग अलग तरह से हमले किए हैं। उधर नेटो और खासतौर से अमेरिका से मिले हथियारों की बदौलत यूक्रेनी सेना ने रूस में बेहद अंदर घुसकर हमले किए हैं। यूक्रेन का सबसे बड़ा दावा यही है कि उसने क्राइमिया में रूस के सबसे आधुनिक और ताकतवर मिसाइल सिस्टम S-400 को तबाह कर डाला है। जरा देखिए यूक्रेन क्या दावा कर रहा है।
यूक्रेन ने रूस के S-400 की तबाही को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है कि आखिर ये कैसे संभव है। इस एनिमेशन को देखिए, जहां रूस के कब्जे वाले क्राइमिया के बेलबेक में यूक्रेन ATACMS रॉकेट से हमला कर रहा है। यूक्रेनी सेना का दावा है क्राइमिया में बेलबेक रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात था, जिस पर यूक्रेन ने ATACMS रॉकेट से हमला किया है। दावों के मुताबिक यूक्रेन ने ATACMS रॉकेट से 3 तरफ से हमला किया और हैरानी की बात तो यह है कि मिसाइल की तरह क्षमता रखने वाले इस अमेरिकी रॉकेट्स को